स्थान रांची झारखंड। मुहल्ला मुस्लिम बहुल हिंद पीढ़ी का। वक्त लगभग आधी रात का। शहर के 2 पुलिस थानों की एक टुकड़ी या यूं कह ले कि संयुक्त पुलिस दल उस मुस्लिम बहुल इलाके के एक घर में रात को दबिश देता है और दबिश के परिणाम स्वरूप एक लड़की को रेस्क्यू करके थाने लाया जाता है। रेस्क्यू लगभग आधी रात को किया जाता है और दूसरे दिन शाम को, उन दिनों यानी आज से लगभग मैं कह सकता हूं कि 15-16 वर्ष पहले की बात है, मैं उन दिनों द टेलीग्राफ में क्राइम रिपोर्ट कर रहा होता था। मुझे उस थाने के इंचार्ज ने सूचना दी कि आपके लिए एक स्टोरी वेट कर रहा है, आप आ करके उसका डिटेल ले सकते हैं। जब मैं वहां पहुंचता हूं तो वह पुलिस वाला ड्रामेटिक अंदाज में उस सारी घटना का बयान मेरे सामने करता है और कहता है कि कैसे एक लड़की के मिसिंग कंप्लेंट को फॉलो करते हुए वे लोग धीरे धीरे करके उस लड़के को ट्रेस करते हैं जो इस्लाम का फॉलोअर था, और फिर उन्हें मालूम चल जाता है कि हिंद पीढ़ी के किस घर में उस लड़की को रखा गया है। और फिर उसी ड्रामेटिक अंदाज में वो पुलिस वाले मुझे बताते हैं कि कैसे उस घर की सारी महिलाएं जो है एक चारपाई पर बैठ करके, और अन्य जगहों पर जब पुलिस जाती थी तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती थी, लेकिन वे उस चारपाई से हटते नहीं थे। और पुलिस वाले तो पुलिस वाले होते हैं, उनकी नाक तो कुत्ते की नाक होती है। उन्होंने उस दम घोटू नाक फाड़ू दुर्गंध युक्त वातावरण में भी सूंघ लिया कि हो ना हो जिस लड़की की तलाश उन्हें है वह लड़की उसी चारपाई के नीचे छुपाई गई है, दबा करके छुपा करके रखी गई है। और फिर उन लोगों ने उस लड़की को वहां से रेस्क्यू किया। शाम को जब मैं पहुंचा तो उस लड़की का भाई, उसके अन्य परिजन उस लड़की से बारंबार एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि तुम घर लौट चलो, लेकिन वो लड़की कह सकते हैं कि शी वॉज मिजरेबली इन इन्फेचुएशन विद दैट सो कॉल्ड मोहम्मद गाई, और she refused to heed to her brother's advice। मैंने भी उसे कड़े शब्दों में समझाया, पुलिस वालों ने अपशब्द का प्रयोग करके भी समझाया, लेकिन वो लड़की टस से मस नहीं हो रही थी। लेकिन 2-3 दिनों के प्रयास के बाद वो लड़की घर तो चली जाती है। लेकिन इस घटना का जिक्र मैं अब कर रहा हूं जो घटना आज से 15-16 वर्ष पहले की है। उन दिनों हवा में लव जिहाद नामक शब्द नहीं तैर रहा होता था। तो आज मैं इसको कनेक्ट करूंगा दी केरला स्टोरी के साथ, और जो जहां मैं जाना चाहता हूं उस जगह पर पहुंचना इस छोटे से इंसिडेंट का, जिसका संबंध मेरे अपने निजी प्रोफेशनल जिंदगी से रहा था। तो मैं शिवचरण सिंह आपका स्वागत करता हूं, और आज मैं दी केरला स्टोरी को लेकर के जो विरोध हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और फिर इस केरला स्टोरी के आगे क्या होने वाला है, इन 2 बिंदुओं पर आपके साथ अपनी बातों को साझा करूंगा। सबसे पहले हम ये जान लें, जिस एक छोटे से इंसिडेंट की चर्चा मैंने की थी, इस तरह के इंसिडेंट बहुत दिनों से, बहुत पहले से, हमारे इस बात को जान लेने के बहुत पहले से कि लव जिहाद नाम की एक चिड़िया भी होती है जो हमारे आसपास हवा में उड़ा करती है, चला करती है, तैरा करती है, ये इन घटनाओं को सिर्फ और सिर्फ जिहाद के नाम से अंजाम दिया जा रहा था। क्योंकि लव शब्द को एक एडजेक्टिव की तरह से केरला की क्रिश्चियन कम्युनिटी ने भले ही जोड़ा हो, लेकिन जिहाद तो 1400 वर्षों से समाज में हवा में एक जहरीले तरल पदार्थ के रूप में, एक विषैले तरल पदार्थ के रूप में तैरता रहा था। लेकिन हम सभी इससे अनभिज्ञ होते रहे थे, क्योंकि हमें ये सिर्फ एक क्रिमिनल इंसिडेंट के रूप में दिखता था, और कहीं ना कहीं लड़कियों को ट्रैप्ड होते देख करके भी हम इसे लव जिहाद नहीं कहते थे। हम तो ये कहते थे कि भाई 2 लोगों के बीच में, और हम इसलिए नहीं कहते थे कि हम जानते नहीं थे, हम इसलिए नहीं कह पाते थे क्योंकि समाज का जो सो कॉल्ड, देखिए सेक्युलरिज्म शब्द एक अपने आप में बड़ा ही इनोसेंट शब्द भी हो सकता है, लेकिन सो कॉल्ड जो सेक्युलरिस्ट हैं, जिनका एकदम अपेरेंट क्लियर जो इंक्लिनेशन होता है, वो हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म का मतलब होता है मुस्लिम परस्ती, क्रिश्चियन परस्ती। तो उन लोगों ने इस शब्द को हमें समझने नहीं दिया। तो उस इंसिडेंट को मैं इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं कि ऐसे कितनी ही लड़कियां इस तरह से मुसलमानों के जाल में, और मैं किसी का नाम अब्दुल और आफ्ताब इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैं जानबूझ करके मोहम्मद शब्द इस्तेमाल करता हूं कि मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति ने इस इस्लाम नाम के क्रीड और कल्ट की शुरुआत की थी, और उस कल्ट ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई, क्रूरता का एक डांस मैकेबर दिखाया पूरी दुनिया और सभ्यता को। इसलिए मैं बारंबार उसे मोहम्मद नाम से कहता हूं, क्योंकि एक मोहम्मद ने एक ऐसे गलत क्रीड और कल्ट को शुरू करके करोड़ों मोहम्मदों को सड़क पे उस विषैले तरल जिहाद नाम के खतरनाक पंक्षी को
या पंक्षी के रूप में छोड़ दिया कि जाओ तुम उड़ो एक परिंदे की तरह और फिर पूरी दुनिया को इन्फेक्ट कर दो, जो कि उनका उद्देश्य है। लेकिन मैं अब आ रहा हूं इस बिंदु पर कि दी केरला स्टोरी का, देखिए इसका टीजर रिलीज किया गया था नवंबर 2022 में, इसका ट्रेलर आया है अप्रैल 2023 में, और 5 मई यानी आज जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं उसके ठीक अगले दिन यह फिल्म पूरी दुनिया से, मेरा मतलब है कि पूरे देश में रिलीज होने जा रही है। उसके रिलीज को रोकने के लिए, इस फिल्म पर बैन लगाने के लिए तमाम तरह के पिटीशंस अलग अलग कोर्ट्स के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है, और वहां पर इसको लेकर के 1-2 राउंड का हो सकता है कि जब अभी मैं आपसे मुखातिब हूं तब तक कुछ बातें भी चली आई, और सुप्रीम कोर्ट में तो उन लोगों ने कहा कि ये चूंकि पूरे देश में रिलीज होना है तो इसे आप ही बैन कर सकते हैं। ऐसा तब कहा गया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इसके लिए हाई कोर्ट में जाएं। और फिर जब रिस्पोंडेंट यानी फिल्म निर्माताओं की तरफ से अपनी बात रखी गई, तो एक जो वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं हरीश साल्वे, तो उनके माध्यम से बात कही गई कि भाई उनको पहले एडवाइस किया गया उनके द्वारा कि आप इस फिल्म का ये जो टैग लाइन है, ये ट्रू स्टोरी, इसको हटा लें। इसकी जगह आप कहें कि जैसे वो डिस्क्लेमर दिया जाता है कि इस फिल्म का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं, यह महज एक काल्पनिक कहानी है, और इस काल्पनिक कहानी के प्रस्तुतिकरण में कहीं कहीं सत्य घटनाओं का एक रिफ्लेक्शन मिल सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से काल्पनिक है, ऐसा डिस्क्लेमर चलाया जाए। तो फिल्म के निर्माताओं ने, यानी विशेष करके विपुल अमृतलाल शाह ने कहा कि हम इस किसी भी तरह के डिस्क्लेमर को इसलिए नहीं चलाएंगे कि हमारे पास हर चीज का डॉक्यूमेंट है, फैक्ट है, और हम उस फैक्ट के साथ खड़े हैं। जहां अभी इस तरह की बहस चल रही है, वहां जो पॉपुलर डिमांड है इसकी कुछ प्राइवेट स्क्रीनिंग, विशेष करके एक बार जेएनयू में और कुछ एक्सपर्ट लोगों के बीच में, स्वाभाविक है कि फिल्म सेंसर बोर्ड के सामने तो इसको ऑलरेडी स्क्रीन करके ही इसको आगे बढ़े हैं, तो रोकने की बात हो रही है। ये रोकने के लिए कौन कौन लोग आगे आए हैं, क्या क्या दलीलें दी जा रही हैं कि समाज में जो सोशल फैब्रिक, सेक्युलर फैब्रिक है उसका ताना बाना टूट जाएगा। इसमें जो सबसे अधिक मुखर हैं वो वामपंथी दल हैं, कांग्रेस पार्टी है, सेक्युलर जमात है, पत्रकारों का एक बहुत ही घिनौना जमात है। ये सभी लोग इस बात को कह रहे हैं कि इस तरह से बेबाकी से जो बातें कही जा रही हैं उसका कोई आधार नहीं है, और इससे इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है, मुस्लिम समाज को बदनाम किया जा रहा है। हालांकि जो फिल्म निर्माता इसके प्रमोशन के लिए अलग अलग चैनल्स पर जाकर के बातें भी जो अपनी रख रहे हैं, वहां भी वे इस्लाम की चर्चा नहीं कर रहे हैं, वे सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं आतंकी आतंकी। विशेष करके इस फिल्म की जो मुख्य अदाकारा है अदा शर्मा, वो कह रही है वी आर टॉकिंग अबाउट दी टेररिज्म, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इस्लाम। हमको किसी मजहब का विरोध नहीं करना है, वी आर सिंपली अपोजिंग द टेररिज्म अनलीज्ड बाय सर्टेन सेक्शन ऑफ द इस्लामिस्ट्स। वे भी इस बात को सही और पूरी तरीके से नहीं कह रहे, इसके पीछे उनकी व्यवस्था को मैं समझ रहा हूं, भली भांति समझ रहा हूं, और मैं इसके आगे की बात इसीलिए कह रहा हूं कि इस विरोध के बाद क्या, विरोध क्यों और इसके बाद क्या, ये 2 बिंदु ही आज की चर्चा में मैं लाऊंगा। विरोध इसलिए कि पहली बार जब से ट्रू स्टोरीज का एक सिलसिला शुरू हुआ है भारत में, द कश्मीर फाइल्स आया, ताशकंद फाइल आया, शास्त्री जी के ऊपर एक मूवी बनी थी ताशकंद फाइल्स के नाम से, और इस तरह से करके अलग अलग, इस कश्मीर फाइल्स ने भी एक बहुत नेकेड, एक बहुत घिनौनी घटना के ऊपर से पर्दा हटा करके, जिसे हम कह सकते हैं कि नेकेड एंड बीटेड ट्रूथ को समाज को दिखाया, समाज हिल सा गया। वैसे ही नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के ऊपर कुछ फिल्में बननी है, गांधी को महिमा मंडित करने के लिए तो एटनबरो ने एक फिल्म बना दी गांधी, नेहरू के ऊपर कितनी फिल्में बन गई, आज़ादी को लेकर के कितने डॉक्यूमेंट्रीज बन गए, पार्टीशन को लेकर के कितने डॉक्यूमेंट्रीज बन गए, लेकिन फिल्म बननी अभी बाकी है। तो मैं इसको मैं दूसरे सेगमेंट में डिस्कस करूंगा। पहला सेगमेंट है कि विरोध क्यों। पहली बार एक ऐसी फिल्म बनी है जहां टेररिज्म को टारगेट नहीं करके ये नहीं कहा जा रहा है कि इस्लाम को मानने वाले में से कुछ जो मिसगाइडेड लोग हैं वो टेररिस्ट बन जाते हैं, वो जिहादिस्ट बन जाते हैं, बल्कि इस पूरे के पूरे ये जो डिस्कोर्स है उसको एक सच का आईना दिखाया गया कि बेसिकली इस्लाम ही इस तरह के जिहाद और टेररिज्म का एक, कह सकते हैं कि मजहब है, यानी मौजहब है, जो
जैसे कि इस ट्रेलर से एकदम स्पष्ट हो जाता है कि जब अदा शर्मा कहीं बाजार में जा रही होती है, उसके साथ एक छेड़खानी का दृश्य होता है, तो वे लोग कहते हैं कि यदि तुम हिजाब पहनी रहती, यदि तुमने बुर्का पहना होता, तो बुर्का पहनने वालों पर कभी भी किसी की बुरी नज़र नहीं लगती है, उनके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं होती है, और तुम सिर्फ इसलिए छेड़ी जा रही हो क्योंकि तुम हिंदू हो। और तुम हिंदू हो, तुम मल्टीपल गॉड्स को वर्शिप करते हो, तुम्हारे पास करोड़ों देवी देवताओं का एक कह सकते हैं कि एक सूची है, और तुम्हें कोई बचाने नहीं आता है क्योंकि सिर्फ अल्लाह बचाता है। निकाह पढ़वाया जाता है और निकाह पढ़वा करके उससे कहा जाता है कि अब तुम जो है एक नेक रास्ते पे चलने को तैयार हो। वो नेक रास्ता क्या होता है, फिल्म जब कल रिलीज हो जाएगी तो ये सारी कहानी सामने आएगी, लेकिन अब तक इस कहानी को जिस रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, वहाँ से जिन बातों की चर्चा हो रही है, और मैं तो केरला स्टोरी के पहले ही केरला के ऊपर कई बार इस तरह की वार्ता कर चुका हूँ कि वहाँ किस तरह के घिनौने खेल को अंजाम दिया जा रहा है। लोग अभी भी इस मैथमेटिक्स को लेकर के लड़ झगड़ रहे हैं कि 32,000 लड़कियां कैसे गायब हो सकती हैं, और कैसे जो वहाँ की तथाकथित जो जागरूक और लेफ्ट गवर्नमेंट है उसके नाकों के नीचे से इतनी लड़कियां गायब हो जाएं, और उनको ले जाने में कम से कम 20-25 हजार या 10,000 लड़के तो होंगे ही होंगे, तो कैसे पता नहीं चलेगा। और इस आंकड़े पे भी इस फिल्म के निर्माता अड़े हुए हैं कि नहीं, ये आंकड़ा भी सही है। अब प्रश्न ये है कि जहां इस तरह के आंकड़ों की चर्चा हो रही है, जहां पर इस तरह के मैथमेटिक्स की चर्चा हो रही है, वहां पर जो विरोध करने वाले हैं वो आंकड़ों का विरोध नहीं कर रहे हैं। उन्हें इस फिल्म के आतंकी के विरोध में जाने का विरोध नहीं है, उन्हें उनकी नींद इसलिए हराम हो गई है कि पहली बार एक फिल्म आई है जो इस्लाम को कुरानिक, हदीथिक, जिहादिक कॉन्टेक्स्ट में एक तरह से कह ले कि जिसे कहते हैं ना कि इसका खुलासा कर रही है, क्राइम का खुलासा कर रही है। मोहम्मद के क्राइम का खुलासा सोशल मीडिया में बहुत लोग कर रहे हैं। मैंने भी कई वीडियो बना करके किया है कि कैसे मोहम्मद ने आयशा को फांसा, कैसे वो खादीजा का खुद एक तरह से खादिम बन गया, और फिर खादीजा ने कैसे उसको पैगंबर बना दिया, कैसे उसने अपने ही बहू जैनब को ब्याह लिया, कैसे उसने अबू कुनै एक बस्ती में नाम भूल रहा हूँ अभी, कुनैजा, अबू कुनैका या अबू जो नाम था जिससे, वहाँ के कैसे एक लड़की को उसी की आंखों के सामने उसके माता पिता और पति को मार करके सामूहिक मोहम्मद ने पहले उसके साथ अकेले बलात्कार किया, फिर उसको अपने लोगों के बीच बांटा, और बाद में जब उसे लगा कि वो तो यहाँ की सुंदरी है तो फिर उसने उससे निकाह कर लिया। इस तरह की तमाम घटनाओं को और उसके जीवन से जुड़ी इस तरह की तमाम विद्रूप, क्रूर और खूंखार घटनाओं को सोशल मीडिया ने उजागर किया। लेकिन आज जो इस फिल्म का विरोध हो रहा है वो इस डर से हो रहा है कि जब बॉलीवुड किस्म के बड़े संस्थान के बड़े बड़े निर्माता, निर्देशक और अदाकार जब इस तरह की बातों को उजागर करेंगे तो उनका रिच सोशल मीडिया के कुछ हजार लाख तक ना सीमित रह करके, और मेरे जैसे लोगों का कुछ डबल डिजिट में आंकड़ा पहुंच सकता है, और 100-200 लोग ही मात्र देख पाएंगे। वो संख्या बढ़ करके करोड़ों में, और उसकी चर्चा जो है वो फिर एक तरह से सार्वजनिक और मेन स्ट्रीम मीडिया का डिस्कोर्स बन जाएगा, जो कि दी केरला स्टोरी के बाद बनने लगा है, इस भय से कि इस्लाम का बहुत ही खतरनाक चेहरा अब धीरे धीरे डिस्कशन में ना आ जाए, जो ऑलरेडी है सोशल मीडिया में वो मेन स्ट्रीम में ना आ जाए। इस भय से विरोध हो रहा है, जिसे आप कह सकते हैं कि दे आर नाउ आउट टू हैव एन ऑल आउट वार अगेंस्ट the people, those who are hell bent upon exposing Islam. Earlier they were the social media people. तो उनको तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि आप बड़े बड़े 4-5 नामों को आप विरोध करेंगे तो एक साथ हजारों लोग खड़े होकर के छोटे छोटे वीडियो बना करके इस्लाम को एक्सपोज कर देंगे। तो उन्होंने देखा कि भाई ये जो सोशल मीडिया में जो एक लहर आई थी वो लहर अब आगे जा करके मेन स्ट्रीम मीडिया में जा रही है, और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी केवल न्यूज मीडिया में नहीं, अब वो जो है इंटरटेनमेंट मीडिया में आ गई है। इस भय से ये जो मुल्ला और मौलवी कम्युनिटी है, और फिर जो सेक्युलर गैंग है जिस गैंग में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के लोग शामिल हैं, उनकी नींद हराम हो गई है। ये इसका एक हिस्सा है, क्योंकि अब अगला मूव क्या होगा, आने वाले समय में कोई एक मूवी बनाएगा जिसका नाम देगा दी आयशा स्टोरी, और उसके नीचे लिखेगा ए ट्रू मोहम्मदिक हदीथ। वो भले ही मूवी 2 घंटे की बने, 4 घंटे की बने, क्योंकि आयशा का जीवन बहुत ही कलरफुल है। कलरफुल से मेरा मतलब भयानक इसलिए है कि उससे बचपन में विवाह कर लिया मोहम्मद ने। कलरफुल इसलिए है कि वो एकमात्र ऐसी बीबी थी
मोहम्मद की, जो नकचढ़ी थी, बड़बोली थी और मोहम्मद को बार बार इस बात की के लिए उसको ताना कसती थी कि बड़ा जनाब, बड़े गजब के मेहरबान हैं आपके अल्लाह, आपको जो चाहिए होता है, आप जो फरमाते हैं उसके लिए कुरान की आयत तो फरमा देते हैं। विशेष करके तब ये बात वो कहती है जब वो देखती है कि मोहम्मद अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए जिस किसी भी स्त्री पे निगाह डालता है उसके लिए एक ना एक आयत आ जाती है। आप भी समझ सकते हैं कि ये जो अल्लाह है वो मोहम्मद का ऑल्टर ईगो है और आयतें जो है उसकी कल्पना की उपज है, और उपज सिर्फ और सिर्फ अपने लिए वासना का एक जो अति भयानक संसार वो क्रिएट कर रहा था वो उसके लिए आती थी। तो सबसे पहले अगर किसी ने कुफ्र किया, सबसे पहले अगर किसी ने मोहम्मद का विरोध किया, सबसे पहले अगर किसी ने इस्लाम को एक्सपोज किया तो एक्सपोज करने वाली वो थी आयशा। तो उसके ऊपर एक मूवी बन सकता है। सबसे पहले अगर इस्लाम की स्थापना किसी ने की तो वो मोहम्मद की पहली बीबी जो मोहम्मद से उम्र में 15 साल बड़ी थी वो खादीजा थी। तो खादीजा के ऊपर एक मूवी बन सकता है कि कैसे प्री इस्लामिक समाज जो है, खादीजा ए लीडिंग बिजनेस वुमन ऑफ अरेबिया। मैं इसलिए अब दूसरे हिस्से पे आ रहा हूं कि किस किस तरह के टाइटल से मूवी आ सकते हैं, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। ये डर है मुसलमानी इस्लामिस्ट्स का, ये डर है मुहम्मदों का कि अब आयशा पे मूवी बन सकती है और फिर एक और सेपरेट मूवी बन सकती है जैनब पे। कैसे अचानक वो अपने गोद लिए हुए दत्तक पुत्र के घर में जाता है और उसकी पत्नी को नहाते हुए देख लेता है जिसकी शादी उसने खुद अपने से करवाई थी, और अचानक उसका मन उस पे आ जाता है। और फिर वो कैसे, जैसा कि आयशा उसको हमेशा टोका टिप्पणी करती रहती है कि देखो तुम्हारे लिए तो अल्लाह बड़ी ही मेहरबान है जनाब, जब तुम जैसा चाहते हो वैसी आयत उतार देता है। फिर एक आयत उतार करके और फिर उससे ये बहुत लंबी, बहुत अच्छी ये भी कहानी बहुत लंबी बन सकती है कि कैसे वो उस लड़के को अपने गोद में लेता है, कैसे फिर जोर जबरदस्ती करके उसकी शादी जैनब से करवा देता है, और फिर कैसे उससे वो खुद शादी करता है और कालांतर में फिर वो उन सबों के साथ में जाकर के मक्का से मदीना में जाकर के वो फिर गुलछड़े उड़ाता रहता है। खादीजा के ऊपर कहानी बन सकती है, जैनब के ऊपर कहानी बन सकती है, आयशा के ऊपर कहानी बन सकती है, और फिर साफिया के ऊपर कहानी बन सकती है। साफिया के अलावा मैं देखिए उन दो बहनों का नाम भूल रहा हूं जिनसे वो निकाह नहीं करता है, लेकिन जो उनकी सारी बीवियों से अधिक सुंदर है, और संजोग से उन्हीं से उसे एकमात्र लड़का भी होता है जो अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकता है। वो दो बहनें उसे गिफ्ट में दिया था, किसी जिस जगह से इनकी लड़ाई हो रही थी वहां से इसे गिफ्ट में मिला था, और कैसे फिर वो अपनी आयतों के माध्यम से उन लोगों के साथ अपना शारीरिक सरोकार रखता है। तो ऐसे करके केवल और केवल मोहम्मद के ऊपर ही 4-5, अगर एक बहुत बड़ी मूवी मोहम्मद के ऊपर ना भी बनाई जा सके तो मोहम्मद को लेकर के 4-5 अलग अलग, मोहम्मद को लेकर के नहीं, मोहम्मद की बीवियों को लेकर के उनके नाम से, द आयशा स्टोरी, द आयशा स्टोरी, ए चाइल्ड मैरिड टू एन ओल्ड मैन, खादीजा ए लीडिंग बिजनेस वुमन ऑफ प्री इस्लामिक अरेबिया, जैनब who was married to the father-in-law, Safia married amidst the dead bodies of his parents and husband। उसी प्रकार से जैनब, मैंने इन सबों का नाम लिया, ऐसे तमाम वो कहानियां बन सकती है। मोहम्मद एंड हिज मिराज, द मिराज स्टोरी, हाउ मोहम्मद ट्रेवल्ड, ये बच्चों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक बन जाएगा जिसमें कार्टून, क्योंकि ये तो फिर किसी वो जो एक साइंटिफिक टेक्नोलॉजी उसके बिना बन ही नहीं सकता है। द मिराज स्टोरी, हाउ मोहम्मद ट्रेवल्ड टू हेवन, वो घोड़ा, वो जाना, अजीबो गरीब, कितने कितने किस्म के भयानक किस्म के लोगों से उसका साबका होना, ये अपने आप में एक बहुत ही अजीबो गरीब एक मूवी बन सकती है। तो इस्लामिस्टों का डर है कि जब आप फ्री स्पीच के नाम पे, ट्रू स्टोरी के नाम पे, आज आपने एक नुपुर शर्मा को बैन कर दिया, घर में बंद करवा दिया, लेकिन सोशल मीडिया पे जिन फिल्मों की मैं बात कर रहा हूं उसे कार्टून के माध्यम से ऑलरेडी, अगर आप देखना भी चाहें तो एक है असली नबी करके एक चैनल है, वहां चले जाएं, जफर हेरेटिक करके एक चैनल है, वहां चले जाएं, इन सभी जगहों पर, और तमाम और भी इस तरह के चैनल्स हैं जहां पर कि मोहम्मद को लेकर के छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री, 20 से 25 मिनट की डॉक्यूमेंट्रीज, आधे घंटे मैक्सिमम की डॉक्यूमेंट्रीज बना करके इन सारे विद्रूप पक्षों को एक सीमित अवधि में दिखाने का प्रयास किया गया है। लेकिन जो एक बॉलीवुड मेन स्ट्रीम
इंटरटेनमेंट मीडिया की मूवी होगी, वो तो एकदम तड़क भड़क के साथ, बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, और फिर वो पूरा उस एक रिसर्च के साथ और बड़े लीडिंग एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ बनेगी, तो फिर क्या होगा। और आज भले ही बॉलीवुड मेन स्ट्रीम में विपुल अमृतलाल शाह, सुदीप्तो सेन और अदा शर्मा किस्म के लोग ना भी आए, तो कुछ और भी डेयरिंग लोग जो है छोटे स्तर पे बॉलीवुड का, जिसे कहते हैं ना कि सब ऑल्टर्न बॉलीवुड के लोग आगे आ करके ऐसे कुछ मूवीज के लिए सेंसर बोर्ड को अप्लाई कर सकते हैं बना करके। लेकिन इन द मीन टाइम क्या होगा, इन द मीन टाइम कुछ और स्टोरीज पाइपलाइन में आ जाएंगे। ताशकंद फाइल्स आ गया, नेताजी सुभाष बोस पे बहुत सारा फाइल और स्टोरी डॉक्यूमेंट्रीज आ गई, पार्टीशन पे डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, मूवी नहीं बनी है, जिन्ना पे भी डॉक्यूमेंट्री और मूवी बनी है, लेकिन वो एक पूरी तरह से उसी फोकस्ड सब्जेक्ट पे नहीं बना है। अब क्या होगा, एक मोपला पे स्टोरी बनाई जा रही है। केरला के ही वो व्यक्ति हैं जो पहले दुर्भाग्य से इस्लाम में थे, अब उन्होंने अपने आप को हिंदू धर्म में घर वापसी कर ली है, वो बना रहे हैं, लेकिन उनकी फिल्म को लेकर के इतने अड़ंगे लगे हैं। एक तो बहुत रिसोर्सफुल तरीके से वो फिल्म को बनाया नहीं है, लोगों से कलेक्शन लेके बनाया है, और फिर उस मूवी को अभी, ये तो केरला स्टोरी के पहले से बन रही मूवी है, लेकिन अभी तक उसको मतलब दैट मूवी इज येट टू सी द लाइट ऑफ द डे। लेकिन वो भी उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब मैं कुछ ऐसे जो कह सकते हैं कि सेकुलर सब्जेक्ट्स हैं, इस पे तो इस्लाम और मोहम्मद और क्रिश्चियनिटी पे तो हाँ, अब देखिए जो मूवी और भी क्रिश्चियनिटी से जो निकल के आएंगे, क्रिश्चियनिटी से जो सबसे घिनौना चीज निकल करके आएगा वो आएगा नियोगी कमेटी रिपोर्ट। उसमें ये आ सकता है नियोगी कमेटी रिपोर्ट द क्रिश्चियनिटी एक्सपोज्ड, एक ऐसा मूवी बन सकता है। फिर आ सकता है गोवा इंक्विजिशन, हाउ पुर्तगीज अनलीज्ड वायलेंस ऑन, क्या उसको कहते हैं वहां की जो भाषा बोलते हैं, कोंकणी, ऑन द कोंकणी पीपल। उसी प्रकार से मूवी आ सकती है केरला में क्रिश्चियनिटी ने और कैसे कैसे। अभी तो आप सिर्फ बात कर रहे हैं कि लव जिहाद से कैसे प्रभावित है क्रिश्चियनिटी और हिंदू धर्म को मानने वाले लोग केरला में, लेकिन जब वहां पर ऐसे ही और एक वहां की सिस्टर लूसी की कहानी आएगी, दी सिस्टर लूसी, दी वुमन हु स्टूड अगेंस्ट रेपिस्ट क्रिश्चियनिटी, तो क्या होगा। गोवा इंक्विजिशन पे मूवी आएगी, केरला पे स्टोरी आएगी, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल में क्रिश्चियनिटी के जो घिनौने खेल खेले जा रहे हैं, और उसमें एक एक छोटी छोटी कहानी, कैसे एक ट्राइबल लड़की को, कैसे एक ट्राइबल परिवार को, कैसे इन लोगों ने क्रिश्चियनिटी, तो ये सब थोड़े डेयरिंग सब्जेक्ट है। इन द मीन टाइम जो लेस डेयरिंग सब्जेक्ट हैं, जिन पे खुल करके लोग आ सकते हैं, वहां पे आएगा दी गोधरा फाइल्स। मुझे लग रहा है कुछ लोग इसके पीछे लगे हुए भी हैं। दी गोधरा फाइल्स आ सकता है। ये सब काल्पनिक स्टोरी नहीं होगी, इन सबों में कोई ना कोई रियल लाइफ इंसिडेंट को लेकर के उसे एक मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ प्रोजेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद गोधरा फाइल के साथ साथ आप आ सकते हैं दी बंगाल स्टोरी, सागा ऑफ ममता वायलेंस, कैसे उसने किया। गांधी का एक सही पिक्चर लाया जा सकता है, गांधी द ब्रिटिश एजेंट। लोग कहेंगे कि गांधी कैसे ब्रिटिश एजेंट था। कांग्रेस पे एक यूनिक मूवी बन सकती है कि कांग्रेस ए ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन। गांधी के बारे में स्टोरी कहां से शुरू कर सकते हैं, अफ्रीका से भी नहीं करेंगे। अफ्रीका से कहेंगे तो भाई इट वाज द गांधी इन द मेकिंग। कहां से शुरू करेंगे, गांधी को जब पहली बार 1923-24 में कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाना था, तो उसी अभी जो कर्नाटका जहां चुनाव हो रहा है, उसी कर्नाटका के बेलगांव में एक रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया गया। तो उस रेलवे स्टेशन का निर्माण सिर्फ और सिर्फ इसलिए कराया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि बिकॉज गांधी वाज बीइंग कोरोनेटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। तो वहां गांधी पहुंचेगा कैसे आराम से। गांधी वाज ब्रिटिश एजेंट, कांग्रेस वाज ब्रिटिश ऑर्गेनाइजेशन। इस पे भी मूवी बन सकती है। नेहरू पे मूवी बन सकती है, नेहरू द प्राइम मिनिस्टर थ्रस्ट अपॉन इंडिया। नेहरू वाज नॉट द नेचुरल एंड ऑब्वियस एंड पॉपुलर चॉइस फॉर द प्राइम मिनिस्टर्स पोस्ट। कैसे उसको गांधी ने थ्रस्ट किया, ये अपने आप में एक स्टोरी बन सकता है। ऐसे ऐसे ट्रू स्टोरीज की तो एक बहुत लंबी फहरिस्त हो सकती है।
तो मैंने आपको बताया कि ये विरोध इसलिए नहीं है कि केवल और इस्लाम और जिहाद और एक आतंक के खिलाफ है, क्योंकि जिहाद को लोगों ने ऐसे डिस्कस किया है हमारे समाज में मानो जिहाद और इस्लाम का दूर दूर से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मुसलमान जो मोहम्मदी लोग हैं, मोहम्मदी लोग भी सोचते हैं चलो इसी तरह की, अगर इसी तरह का डिस्कोर्स को लोग आगे बढ़ा रहे हैं तो हम भी कह देंगे नहीं नहीं नहीं, इस्लाम डज नॉट टीच जिहाद ऑफ द टाइप अनलिस्ड बाय द आईसिस, आईएसआई, तालिबान एटसेट्रा एटसेट्रा, लश्कर तोयबा एटसेट्रा एटसेट्रा। उनका कहना है कि नहीं नहीं नहीं, जिहाद मीन्स इनर फाइट विथ एविल थॉट्स एंड एविल थिंग्स अराउंड। लेकिन अब जब उन्हें पता चलने लगा कि नहीं नहीं, इस्लाम, जिहाद, टेररिज्म ये अलग अलग शब्द नहीं है, ये मुहम्मद और तमाम जो आज के टेररिस्ट हैं ये कोई अलग अलग नहीं है, दे आर ऑल सिनोनिम ऑफ ईच अदर्स, ये सभी एक दूसरे के सिनोनिम हैं। तब उनकी नींद का हराम होना जितना लाजमी है उतना ही लाजमी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर जबरदस्ती का अपना जुडिशियल एक्टिविज्म और अपना वो घिनौना सेक्युलर चेहरा अगर नहीं दिखाए तो संभव है कि आने वाले समय में सच्चाई, मैं किसी के विरोध और जबरदस्ती किसी को इंसल्ट करने, हेट स्पीच वाले बेसिकली जिसको लेकर के कहते हैं ना कि आप जबरदस्ती किसी को अंदर नफरत फैलाएं, उसको नफरत की निगाहों से दिखाएं, ऐसा नहीं करके अगर हम सही मायने में ट्रू स्टोरीज अगर हम दिखाना शुरू कर दें तो मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर हमारी जुडिशियल सिस्टम, ब्यूरोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव यानी कि मेरा कहना है कि जो चुनी हुई सरकारें हैं, अगर वो सिर्फ सच्चाई को एक्सेप्ट करने लगे, कहीं कोई झूठ नहीं, कहीं किसी के प्रति कोई नफरत नहीं। और इसमें एक बात मैं ये भी कहता चलूं कि कभी भी मुसलमानों का विरोध नहीं होना चाहिए, मुसलमानों को आतंकी जिहादी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, उन्हें इस्लाम का विक्टिम देखा जाना चाहिए और उन्हें हमेशा एक विक्टिम के रूप में पोर्ट्रे करना चाहिए, इरेस्पेक्टिव ऑफ जियोग्राफी, रीजन, रेस, क्रीड एंड बैकग्राउंड ऑफ देयर कन्वर्सन। सारे के सारे लोग, इवन इंक्लूडिंग द अरेबिक मुस्लिम्स, दे आर ऑल विक्टिम्स ऑफ इस्लाम। क्योंकि मैंने बताया ना, जहां औरतों की इतनी घिनौनी तस्वीर वो लोग अपने जेहन में रखते हैं, सारे सूरा और कुरान की आयतें औरतों को लेकर के इतना उनको दबाती है, वहीं पर प्री इस्लामिक एरा में खादिजा हुई थी ना, लीडिंग बिजनेस वूमन थी, उसके माल जो है जहाज से अन्य अन्य देशों से आते जाते थे और उसका बाप शराबी कबाबी खाता पीता रहता था। वो लड़की जो है, लड़की का मतलब औरत जो है, अपने दो हस्बैंड के मर जाने के बाद वो स्वयं उसने बिजनेस संभाला हुआ था। क्या पोस्ट इस्लाम में ऐसा संभव था? वहाँ की औरतों के अंदर अब जो परिवर्तन आ रहे हैं वो इस्लाम के सही पिक्चर को समाज में रखा गया, समाज जब उसे समझने लगा तब की बात है। इसलिए मैं बारंबार कह रहा हूं कि लेट अस नॉट कंफ्यूज, वी आर नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स, मुस्लिम्स मस्ट बी व्यूड एज द फर्स्ट एंड वर्स्ट विक्टिम ऑफ इस्लाम एंड रेस्ट ऑफ द सोसाइटी। चूंकि अब तो जॉम्बी हो गए, वायरस लग गया, तो अब उनको उस वायरस से बचने का एक ही तरीका है, जो हमारा वो जॉम्बी जेनर में एक इंडियन मूवी है जॉम्बी रेडी साउथ इंडिया की, क्योंकि बाकी सारे दुनिया के देश जब जॉम्बी जेनर की मूवी बनाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ दिखाते हैं कि जो आदमी एक बार जॉम्बी हो गया सो हो गया, उनका फिर से आदमी बनना असंभव है, क्योंकि उन्हें मार ही देना होगा या उनसे बच के चले जाना होगा। ऑन द अदर हैंड साउथ में एक मूवी बनाई गई जिसका नाम है जॉम्बी रेडी, जहां पर एक मंदिर के पीछे के जलाशय से, जहां वो शिव मंदिर के जलाशय से जल, जो वो अभिषिक्त जल जो आ रहा है, उसमें नहा लेने के बाद वे सभी बच करके निकल जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हम ये नहीं कहते हैं कि ऑल दोज हु हैव got converted into Islam, they have become the zombie which can never be brought back into the life as a normal human being. Instead, I say they can also be rescued by virtue of their घर वापसी इन इंडिया एंड एट रेस्ट ऑफ द प्लेसेस, जहां वो अपने पूर्व के जो नेचुरल रिलीजन्स को फॉलो करते थे, द वे ऑफ वर्शिप जो उनका था, अगर उनको रिक्लेम कर सके तो उस जगह जाके कर सकते हैं। क्योंकि आज जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी विक्टिम है। जो देश इस चीज पे प्राइड ले रहे हैं कि वी आर द मुस्लिम कंट्री एंड इन इंडिया द मुस्लिम्स आर बीइंग विक्टिमाइज्ड इन द नेम ऑफ देयर रिलीजन इस्लाम एटसेट्रा एटसेट्रा, उनको जवाब देने का मेरे पास एक ही तरकीब है कि भैया, वी आर नॉट अगेंस्ट यू द फर्स्ट एंड द वर्स्ट विक्टिम्स ऑफ इस्लाम, वी आर अगेंस्ट द थिंग कॉल्ड इस्लाम, द वायरस कॉल्ड इस्लाम, द पॉइजन कॉल्ड इस्लाम,
victimized you and which continues to terrorize and victimize others. तो मैंने बता दिया कि ये जो मूवी है द केरला स्टोरी, इसने एक चैप्टर खोल दिया है जहां विरोध का कारण ऑब्वियस है और उससे कुछ डेयरिंग स्टोरीज सामने आएंगी. लेट्स लुक फॉरवर्ड टू द डे व्हेन सच स्टोरीज proliferate the entertainment media world. For now, thank you very much.